हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कल हम लोग लाइफ इंश्योरेंस के बारे में बात कर रहे थे और मैंने आपको इंश्योरेंस किसको लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, उन बातों के ऊपर कुछ प्रकाश डाला था। अभी हम उसको कंटिन्यू करते हैं। लाइफ इंश्योरेंस के में दो तरह की पॉलिसी होती है, एक टर्म प्लान, दूसरा एंडाउमेंट। कल मैंने आपसे एक टिक या चेक बॉक्स डिस्कस किया था, जो 3 हैं मेरे हिसाब से। फर्स्ट था आपका लाइफ कवर, दूसरा था टैक्स सेविंग, तीसरा था इन्वेस्टमेंट। जैसे मैंने कल आपको बताया था कि अगर आपके तीनों चेक बॉक्स टिक हो रहे हैं तो आप लोग एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हैं, और इनमें से अगर एक या दो बॉक्स चेक हो रहे हैं तो देन आपको उसके बारे में मोर डिटेल में डिस्कस करने के बाद ही लेना पड़ेगा। परंतु वो जो कौन से चेक मैं बताना बोल रहे थे, कौन से चेक बॉक्स टिक हो रहे हैं, तभी आपको उसको डिस्कस करना है। अगर आपका सिर्फ इन्वेस्टमेंट वाला चेक बॉक्स टिक हो रहा है, तब आपको लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी लेने की कोई जरूरत नहीं है। यदि आपका सिर्फ टैक्स सेविंग वाला चेक बॉक्स टिक हो रहा है, तो टैक्स सेविंग के लिए बहुत सारे अदर इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल हैं जो कि आपको बेटर रिटर्न देंगे बनिस्बत लाइफ इंश्योरेंस और मे बी यूनिट पॉलिसी। तो यहाँ पर भी अगर आपका पर्पस टैक्स सेविंग है तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की तरफ आपको जाने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर आपका सिर्फ लाइफ कवर टिक हो रहा है, इस केस में आप फिर भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी एक बार ले सकते हैं, डिपेंडिंग कि आपको कितना लेना है और कौन सा पॉलिसी लेना है, वो आपको बताऊंगा अभी। तो कल मैंने आपसे एक टैक्स सेविंग प्लस लाइफ कवर, इन दोनों चीज़ों के बारे में डिस्कस कर लिया था कि अगर आप किस तरह से आपका जो है लाइफ कवर, अगर आप एक इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हो तो किस तरह आपको टैक्स सेविंग में वो फायदा पहुंचाता है और कैसे वो एक एडवांटेजेस प्रोपोर्शन बन जाता है। नाउ अभी मैं डिस्कस करेंगे कि अगर आपको एक लाइफ कवर लेना है तो सपोज करो ना, आपका जो है लाइफ कवर वाला बॉक्स चेक हो रहा है। इट मीन्स कि आप एक फैमिली के ओनली अर्निंग मेंबर हो या वन ऑफ द बिगेस्ट अर्निंग मेंबर हो, तो इन केस आपको लाइफ कवर लेना है। पर आपको कितना लाइफ कवर लेना है, ये इसके लिए आपको क्या क्या पैरामीटर या क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, या कौन कौन से जो है आपकी अंडरलाइंग चीज़ें होंगी जिसको आप ध्यान रख के एक लाइफ कवर ऑप्ट करेंगे। तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि आपका एज, आप किस एज ब्रैकेट में फॉल कर रहे हो, और आपका एंड व्हाट लाइफ स्टेज यू आर, आपका लाइफ स्टेज क्या है, और आपके पास लायबिलिटीज क्या क्या है, या आपके पास देनदारियां क्या क्या हैं। ये तीनों चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है डिसाइड करने के लिए कि आपको कितना लाइफ कवर लेना है। और इसमें एक चीज और कर सकते हैं कि आपका मंथली या ईयरली इनकम कितना है या सैलरी कितना है। तो ये 4 फैक्टर के ऊपर ही आपका जो है लाइफ कवर, कितना आपको लाइफ कवर लेना वो डिपेंड करेगा। एज का फैक्टर 2 चीज़ों में काम करता है। अगर आप 20s में, अर्ली 20s में हैं, तो डेफिनेटली आपका जो प्रीमियम होगा वो कम होगा, क्योंकि अभी आपका जो है मोर्टलिटी रेट काफ़ी कम होता है अर्ली स्टेज के ऊपर। लाइफ स्टेज से मतलब है इसको इस तरह समझ सकते हैं कि आप सिंगल हैं या मैरिड हैं
मैरिड हैं, अगर मैरिड हैं तो आपके चिल्ड्रंस की एज क्या है, और अगर आपका स्पाउस भी वर्किंग है वो भी एक फैक्टर हो सकता है इसमें, स्पाउस वर्किंग और नॉट। चिल्ड्रन आपके एक हैं या दो हैं, तो ये आपकी डिफरेंट लाइफ स्टेज है, इस पे भी आपका प्रीमियम या कितना कवर आपको लेना है वो मैटर करता है। क्योंकि अगर आप सिंगल हैं तो आपको लाइफ कवर लेने का ऐसा कुछ जरूरत नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली अगर आपको प्लान है कि आप मे बी इन नेक्स्ट फ्यू इयर्स और नेक्स्ट आफ्टर 5 years गेटिंग मैरिड, देन आफ्टर दैट चिल्ड्रन विल बी देयर, तो यू कैन टेक ए लाइफ कवर एट अर्ली स्टेज, देन योर प्रीमियम विल बी लो, और जैसे जैसे आपकी लाइफ स्टेज आती जाएगी देन आपको वो फायदा करेगा। और जो थर्ड थिंग है वो है आपके पास कितनी देनदारियां हैं, लायबिलिटीज। आपने कुछ लोन लिए हुए हैं, जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट आजकल जो चलता है वो आपका हाउसिंग लोन है, उसका अमाउंट कितना है, और वो कितने साल के लिए, वो उसका रेसिडुअल पीरियड कितना है, कितने साल उसके बाकी हैं। ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है आपका कि आप कितने अमाउंट का लाइफ कवर लेना है। इसके अलावा आपको सपोज कोई चाइल्ड एजुकेशन या चाइल्ड मैरिज है, वो तो सब कर आपके चिल्ड्रन वाले पोर्शन में कवर हो जाता है, पर वो भी एक इस यहाँ पर आप उसको एक एज ए लायबिलिटी लेके आप उसको ऐड कर सकते हैं उस अमाउंट को, कि आपका एजुकेशन एक्सपेंसेस कितने होने वाले हैं, या आपको चाइल्ड की मैरिज वो कितने आपके खर्चे होने वाले हैं। इसके अलावा एक जो चौथा इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो आपका है मंथली या ईयरली इनकम, किस ब्रैकेट में आप फॉल कर रहे हो, उसके हिसाब से भी आपको लाइफ कवर लेना है। तो ये 4 फैक्टर आपको देखने हैं, उसके बाद ही आपको कितने अमाउंट का लाइफ कवर लेना है, व्हाट इज अमाउंट ऑफ लाइफ कवर, कितने अमाउंट का लाइफ कवर लेना है, वो इन 4 चीजों पर डिपेंड करेगा। सिंपल मैं आपको बताता हूँ सिंपल तरीके से इसको कैसे निकालेंगे। लेट्स सपोज आप 35 इयर्स के हैं और आप मैरिड हैं, आपकी स्पाउस या आपका स्पाउस नॉन वर्किंग है, और आपके 2 किड्स हैं। तो यहाँ पर इन केस मतलब जस्ट ये संभावना के हिसाब से बता रहा हूँ कि आपको कुछ होता है, इफ सम मिसहैपनिंग हैपन और मोर्टेलिटी हैपन और आपको क्रिटिकल इलनेस कुछ भी हो जाता है, तो यानी कि अनदर 25 years ऑफ योर वर्किंग लाइफ इज बैलेंस। तो उन 25 सालों के लिए आपको इन जो ये 4 हैं इनको सपोर्ट करना है, प्लस आपका अपना भी एक्सपेंसेस है, उसका एक रफ एस्टिमेट आपको रखना पड़ेगा कि कितना हो सकता है। अनुमानतः अगर आप 25 साल के हिसाब से चले, लेट्स सी कि मिनिमम अगर आपको 2 लाख रुपए पर एनम के हिसाब से सपोज करो, वो एक अमाउंट आता है आपका 50 लाख। 50 लाख की रिक्वायरमेंट मिनिमम आपको है नेक्स्ट 25 साल में, ये चारों को इन 4 मेंबर्स के लिए सपोज को सपोर्ट देने के लिए, जैसे फाइनेंशियल सपोर्ट हम लोग बोल सकते हैं। It depends on the person to person, their lifestyle and their expenditure pattern, but I am just giving a rough idea कि this is the minimum requirement, at least इतना अमाउंट होना चाहिए आपके लिए। चिल्ड्रंस की एजुकेशन इसमें हो सकती है, और जो आपके नॉर्मल लाइफ एक्सपेंसेस उसके लिए। नेक्स्ट चीज है आपकी जो आपकी मैंने कहा था लायबिलिटीज, आपकी लायबिलिटीज कितनी है, उसमें आपके लोन्स हो सकते हैं या एनी अदर कमिटमेंट। सपोज करो आपने हाउसिंग लोन लिया हुआ है एंड उसका आउटस्टैंडिंग अमाउंट जितना भी है वो यहाँ पर आपका ऐड हो जाएगा लाइफ कवर डिसाइड करते हुए। लेट सपोज करो आपका जो हाउसिंग लोन है वो 50 लाख का अभी आपके पास एक बैलेंस है।
तो ये इसमें आपका 50 लाख रुपीज़ ऐड हो जाएगा, जो आपकी लाइबिलिटीज़ हैं वो मैंने उसमें हाउसिंग लोन को कंसिडर किया है। कोई और भी अगर लाइबिलिटीज़ हो तो इसमें आप ऐड कर सकते हैं, लाइक पर्सनल लोन, कार लोन और भी कोई चीज़। इसके अलावा फिर एक अपन ने मैंने आपको बताया था कि आपकी जो लाइफ स्टेज है या जो कंटिजेंट है, चिल्ड्रंस मैरिज और अदर मे बी लमसम एक्सपेंसेस, वो इसमें ऐड किया जा सकते हैं। सपोज करो उसको हम 25 लाख रुपए एक लमसम इसमें ऐड कर देते हैं। तो इस और आपका जो है मंथली सैलरी जो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। फिर मंथली सैलरी के हिसाब से आपका लाइफ स्टाइल कैसा है वो आप एक एस्टिमेट लगा सकते हैं कि आपको इमीडिएटली कितना अमाउंट की रिक्वायरमेंट होगी फॉर हैविंग ए 25 ईयर्स नेक्स्ट। तो ये आपका इट्स कम अराउंड 1 करोड़ 25 लाख रुपीस। ये 1.25 करोड़ का एक मिनिमम लाइफ कवर की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, अगर हम एक बिल्कुल एवरेज लाइफ स्टाइल की बात करें तो नाउ वी हैव अराइव्ड, हम लोगों को मालूम पड़ गया कि ये हमारी लाइफ कवर की रिक्वायरमेंट है। तो अगर आप इससे कम का लाइफ कवर ले रहे हो, जैसे जो कि आपके यूलिप जो आजकल जो इंश्योरेंस लिंक इंश्योरेंस प्लान होते हैं जिसमें कि 10 टाइम्स ऑफ द प्रीमियम इज बिकम ए काइंड ऑफ ए लाइफ कवर, तो वो आपको ये 1.25 का इस बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा। वो आपको उसका बेस्ट ऑप्शन है कि आप जब लाइफ कवर ले रहे हैं तो देन गो फॉर टर्म प्लान, बिकॉज टर्म प्लान आर चीपर ऑप्शन फॉर द लाइफ इंश्योरेंस। आपको 1.25 करोड़ का प्लान समवेयर अराउंड, अगर मेरा अनुमान ठीक है, 35 साल की एज में आपको, अगर आप मेडिकली फिट हैं और एवरीथिंग इज फाइन, तो आपका प्रीमियम अराउंड होना चाहिए करीब 10,000 के आसपास प्लस जीएसटी, 10 या 11,000 के प्लस जीएसटी। तो नाउ अभी ये आपका अमाउंट स्टार्ट होने के बाद मैं बताऊंगा कि आपको कौन सा प्लान चूज करना है और उसके क्या बेनिफिट्स हैं। तो नाउ द अमाउंट इज अराइव्ड। तो ये एकदम बिल्कुल नॉमिनल अमाउंट है जो कि नॉर्मल एवरेज लाइफ स्टाइल की जो रिक्वायरमेंट है। अगर आपको थोड़ा सा आपको लगता है कि ये कम है तो आप उसको बढ़ा सकते हैं, और दिस इज ए नॉर्मल एस्टिमेट जो मेरे हिसाब से होना चाहिए। तो अगर आपके रिक्वायरमेंट सिर्फ लाइफ कवर है तो आपको लाइफ कवर के लिए कितना अमाउंट की रिक्वायरमेंट है वो अराइव करना पड़ेगा। उसके बाद कौन सा प्लान लेना है वो चूज करना पड़ेगा। उसके बाद जो है आपको टैक्स सेविंग और इन्वेस्टमेंट वाले ऑप्शन जो है वो टिक होते हैं या नहीं होते हैं, वो दैट इज